बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? आइए दोस्तों, इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। अलमास का रिश्ता बाहर तय हुआ तो मित्रों उन्होंने 500 लिहाफ खाली दे भेजे। कंवर हक्का बक्का रह गए तो कासत ने कहा, हमारे रिवाज है, रुई ससुराल वालों की होती है। पवन हंसी दबा कर निकल गया, जबकि अलमास का मुंह बन गया कि ये डोगरे थे। डोगरों में सिख भी, मुसलमान भी और हिंदू भी थे, और बड़ी आला नस्ल हरी सिंह, गुलाब सिंह भी डोगरे थे। और अलमास को डोगरा नस्ल की ये लड़की बहुत पसंद आ गई थी। बहरहाल रुई की खरीद हुई तो भराई पर डोगरे पहुंच गए तो मित्रों नाकस रुई पर वो झगड़ा हुआ कि अल्लाह पनाह सोटियाँ चल गईं। मैं शादी करूंगा तो डोगरी से। अलमास रोते हुए बोला तो छतरियों ने उसे भी मारा पीटा। मामला ज़्यादा बिगड़ गया। जाहिर है सगाई हुई थी और कंवर बारात जितनी नफरी दिल्ली लेकर गए थे। अलमास किसी सूरत रिश्ता ख़त्म करने को तैयार ना था तो पवन ने मजबूरन डोगरों को पंचायत में बुलाया और मुज़ाकरात की पेशकश की। वो भी पीछे हटते तो बदनामी थी। मामला तय पाया कि हनुमानगढ़ की गर्म तेज़ हवा, तेज़ धूप में डोडा सूख जाता है और रज़ाई साल हा साल नहीं जुड़ती। और सूरजबंसियों का सपूत सूरजबंसी कपास का खरा व्यापारी है। तो मित्रों पूना में आबाद एक और भी नस्ल थी, वो पांडे थे। बेहद मुतबर पाठशाला के मालिक थे, दरसो तदरीस का काम करते थे। उनकी भी ज़मीन थी मगर मुजारे संभालते। कुंवरों ने पवन और पांडे को हनुमानगढ़ भेजा तो मुझसे कपास खरीदी और सफ़ेद तिल और खरा शहद तोहफा ले गए थे कि पूना की ठंड में वहाँ शहद की बहुत पैदावार थी। मक्खियाँ पाली जाती और शहद पूना से मंडियों में भेजा जाता और सफ़ेद तिल बड़ा ही लजीज था। अलमास का ब्याह हो गया। सूरज पैगाम पहुँचने पर भी ना आया तो कुछ अरसे बाद पवन की शादी हुई तो कपास की खरीद की गई मगर फिर भी सूरज ना आया। तो कुंवरों ने मिलकर मंसूबा बनाया और सूरज से कपास उठाया मगर कहा पैसे नहीं हैं, ज़मीन देंगे 4 बेग। सूरज ने मान लिया कि सोचा चलो बाद में बेच दूंगा। यूं ज़मीन के एग्रीमेंट के लिए सूरज को एक बार जाना पड़ा तो मित्रों फिर सूरज वहाँ से भी अनाज की खरीद करने लगा तो उसकी कुंवरों से बड़ी अलैक सलैक हो गई। कुंवरों ने उसे मज़ीद फांसने के लिए कहा। कुंवरों की बेटियां ज़्यादा होती हैं, शहद मक्खन से पली हुई। तो सूरज ने बताया कि उसकी सगाई पार्वती से हो चुकी है। अलमास और पवन सूरज को बहुत चाहते थे और उसके पीछे हनुमानगढ़ भी आते मगर मित्रों सूरज बेनिहाज था, उनसे मोहब्बत तो रखता मगर एक हद तक। सूरज की डूंगी खूबसूरत लंबी पलकों से सजी आंखें सोचों में गुम रहती थीं। कुंवरों ने उसकी ज़मीन की बुआई कारण उससे मुज़ाकरात किए और मुआवजा तय किया। सूरज हर बात मान लिया करता। कुंवर सालाना अनाज आधा उसके घर डालते और आधा पा सकते। सूरज खुले दिल का, खुले हाथ का, खुले दिमाग का था, लेकिन अगर मगर जैसी चीज़ों की उसकी ज़िंदगी में जगह ही ना थी। उसकी ज़बान पर कभी ना आई थी। वो हर बात का हाँ में जवाब दिया करता। कुंवर मिलते आंखें चूम लेते, हाथ चूम लेते, पास बिठाते तो बदन पर हाथ फेर कर उसके वजूद के होने की तसल्ली करते। हाँ सूरज भी कुंवरों से बहुत घुल मिल गया था और उनसे घर की बातें भी शेयर करता था। रूस से वोल्गा ने ख़त में लिखा, सूरज मिलने की सबील करो, बुला भेजो या खुद आओ। तो सूरज पंचायत को ले गया और पार्वती से मंगनी कर ली। आप लोगों ने लाज निभाई, मैं मंगनी रख के चलकर आप लोगों का मान बढ़ाऊंगा। सूरज ने कहा। वो रूस गया तो वोल्गा ने मशकों के बहाने बांध लिया। वो साल वहीं रहा, वोल्गा किनारे मशकें करता रहा। साल रोज़े रखे और सूरजबंसियों की नस्ल का सारा अंगूर और आलू खा लिया। अंगूर से रोज़ा रख लेता, उबला आलू खाकर इफ्तार कर लेता। मशकें तमाम हुई। वो सूरजबंसियों की नस्ल की बढ़ोतरी लेकर बरे सगीर पलटा। दोस्तों तब तक हनुमानगढ़ सारा गोरों के कब्जे में आ गया था और उन्होंने सारे पक्के मकानात गिरा दिए थे। सिर्फ सूरज का घर पक्का था जो पंचायत के कब्जे में था। सूरज रूस से पलटा तो उसने अपनी ज़मीन पर घर के करीब मस्जिद बनवाई कि सीढ़ियों से मौलाना को आवाज़ दी जाती तो वो सुन लेते। गवर्नर ने एतराज़ किया मगर पंचायत के सामने ना बोल सके। सूरज हाफ़िज़े कुरान, पक्का नमाजी, कौलो करार का पक्का ईमानदार, लेन देन का खरा और बाहया था। हाँ वो अक्सर पंचायत में दोहरा देता कि आकाश बापू ने बेनिकाई बोला
को निकाह के बगैर रखा तो मेरी बेस जना पर है। वो इस बात को बार बार दोहराता था। हनुमानगढ़ में जगह जगह फौजी चौकियां थीं, गोरे गश्त करते रहते थे। वहाँ गोरों का एक डाक बंगला भी था जहाँ गवर्नर रहता था। वहाँ फांसी घाट भी था जहाँ पर फांसियाँ सरेआम लगाई जाती थीं। सूरज नहीं आया अभी तक। सरपंच ने घर आकर भाई से पूछा कि पार्वती के घर वाले यहीं रिहाइश पजीर थे। गुजरों का दादा बीमार है, सूरज उसे लेकर बड़े हॉस्पिटल गए हैं। भाई के बताने पर सरपंच फिक्रमंद हुआ और पीछे बंदे दौड़ा दिए। रात गए, सूरज पलटा, दादा बेहतर थे मगर सरपंच मुंह के सामने खड़े हो गए। सूरज पैरों को हाथ लगाकर निकल गया, मुंह हाथ धोया और खाना खाने लगा। जो मैं बहुत थका हूँ तो लेटूंगा, सूरज बताकर निकलने लगा कि सरपंच ने कलाई पकड़ ली। सूरज मेरे पास बैठो। सरपंच जी मैं थक गया हूँ। 18 साला सूरज ने एक बार फिर कहा। सरपंच ने कलाई छोड़ी और बढ़कर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। लेटो, मैं मसाज कर देता हूँ। आप जानते हैं मैं बदन नहीं खोलता, सूरज कुछ बेबसी से बोला। सरपंच गोया हुआ। सूरज तुम बालक हो, आकाश ने तुम्हारा कोई वली मुकर्रर नहीं किया मगर उसने तुम्हारी तरबियत कानून के दायरे में की कि तुम जहाँ रूटीन में 3 जगह अनाज डालने के पाबंद हो वहीं पंचायत की बर्तरी को भी मानने के पाबंद हो। बोलो, क्या तुम पंचायत की बर्तरी से इनकारी हो? नहीं, मैंने हमेशा पंचायत की बर्तरी तस्लीम की है, सूरज मध्यम लहजे में बोला। मैंने तुम पर कभी कोई बैन नहीं लगाया, तुम आज़ाद हो, मगर आकाश के बाद से तुमने मुझे इस घर में उसी तरह से कबूल किया जैसे आकाश ने कबूल किया था। तो मैंने भी अपना फ़र्ज समझते हुए कुछ चीज़ों से तुम्हें आगाह किया है, लेकिन रोका नहीं। हाँ, ख्वाहिश रखी है कि तुम इन कामों से दूर रहो और तुमने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। मुझे नींद आ रही है, सूरज ने एक बार फिर कहा। मैं जानता हूँ तुम गुस्ल किए बगैर नहीं सोते, तुम पूरे बरसगीर आते जाते हो, मैंने कभी मना नहीं किया, मगर हनुमानगढ़ की मैंने कुछ हदूद मुकर्रर की थी, जैसे बड़े हॉस्पिटल, डाक बंगले में, फांसी घाट में, या फिर रोड पर राइडिंग करना या पब्लिक चौपालों में बैठना। फिर तुम बड़े हॉस्पिटल क्यों गए और इतनी देर मेन रोड से बग्गी पर आने से? मैंने कई दफ़ा मना किया है, तुमने फिर रात को मेन रोड इस्तेमाल की। सरपंच के लहजे में सख्ती आ गई थी। सूरज ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। सूरज मुझे जवाब चाहिए। सूरज ने तकिया मुंह पर रखा और सो जाने में ही आफियत समझी। सुबह फजर पढ़कर सूरज घर आकर पढ़ रहा और सूरज निकलने तक पड़ा रहा कि सरपंच 4 बड़ों के हमरा घर आ गए। खाना नहीं खाया, भूख नहीं है, सूरज ने उठकर पैरों को हाथ लगाकर कहा। सरपंच ने हाथों से चूरी बनाकर खिलाई। सूरज मुझसे चंद बातें तय करो, सरपंच ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं क्या तय करूँगा, आप लागू कर दें। सूरज बेनियाजी से सरपंच के चोले से हाथ मुंह साफ करके उठ गया। कहाँ जा रहे हो? एक बड़े ने रोका। काम धंधे का समा है, खेतों में ना जाऊं? आप लागू कानून लिख कर घर में लटका जाए, मैं अमल पैरा रहूँगा। सूरज उनके सामने ही लिबास बदल कर ये जा वो जा पांचों देखते रह गए। वो कुछ कवानीन खुशखत लिखवा कर घर लटका गए। उनमें सूरज को हनुमानगढ़ के किसी भी मरन के जनाजे या अर्थी पर जाने से मना कर दिया गया, मेन रोड पर जाने से मना कर दिया गया, मुल्क भर में किसी भी ट्रेन में सफ़र पर बैन लगा दिया गया, सिर्फ अपनी सवारी जिसमें रथ या घोड़े की सवारी थी। सूरज इतनी पाबंदियों पर कुछ परेशान हो गया। मतलब मुझे गोरों के सामने आने पर बैन किया गया है कि इन जगहों पर मेरा सामना ब्रिटिश पर्सन से हो सकता है। सूरज ने ये बातें रूस लिख भेजी तो वहाँ से कानून की पाबंदी की तनबीह आ गई। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, सूरज ने सरपंच से कहा। तो सरपंच ने माथा मुंह चूम कर सीने से लगाया और सूरज भी जानता था कि वो अकेला है। तब उसने सरपंच से कहा, सरपंच मैं ज़िंदा रहा तो मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं ज़िंदा रहा तो हनुमानगढ़ फतह करूँगा। नस्ल दर नस्ल मेरे आबा व अजदाद ने गोरों के सामने आने से गुरेज किया कि वो थोड़े थे। मैं ज़्यादा नस्ल पैदा करूँगा ताकि मेरी संतान सूरजवंशियों की ढालें बने। हनुमानगढ़ की ज़मीन में मेरे आबा का लहू मिला है, हम नस्ल दर नस्ल इसी ज़मीन पर पनप रहे हैं। मैं गोरों को हनुमानगढ़ से निकाल दूंगा। सरपंच ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रख लिया। सूरज पुत्र, तेरे पास सिर्फ निगाह की ताकत है, निगाह की वुसअत है, इसके अलावा तू अकेला है और अकेली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है जो हावी है। तुम मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करोगे जिसका तल्लुक ब्रिटिश से हो।
सरपंच तकरीबन हौल कर बोले तो सूरज ने उन्हें साथ लगा लिया। सरपंच जी, आपकी पाबंदियाँ मेरी गैरत को ललकारती हैं, मगर आपके लागू कानून में मैं खामोश रहता हूँ कि मैं अकेला हूँ। मुझे सबसे पहले अफराधी कुव्वत चाहिए। आप चिंतित मत हों, आप जो कहेंगे मैं वो ही मानूंगा। सरपंच को कुछ हौसला हुआ। सूरज ने सरपंच की सारी बातें मान ली कि सूरज की ज़ात में नफ़ी नहीं थी। वो हमेशा हाँ में जवाब देता। घर में असूल लटकाए गए थे। सूरज फजर पढ़कर रोज़ाना उन्हें भी पढ़ लेता था। चारों भाई भी पढ़ लेते। हनुमानगढ़ में सूरज की हदूद मुकर्रर कर दी गई थी। सूरज हदूद से तजावुज़ ना करता। गुजरों से उसकी परीद थी। तो मित्रों, एक दिन सरपंच ने चूना लिया और हनुमानगढ़ में हदूद डाल दी। गवर्नर ने कहलवा भेजा कि इस लकीर का मकसद क्या है। ये पंचायत की हदूद है, सरपंच ने जवाब दिया। गवर्नर ने ये बात आला अफसरान तक पहुंचाई। सब दौरे पर आए तो पंचायत ने इज़्ज़त अफजाई की और बताया कि हम गोरों के ग़ुलाम हैं, बर्तरी को मानते हैं, हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं। हनुमानगढ़ ज़्यादा कच्ची आबादी है तो छोटे छोटे मसले कोर्ट में ले जाने की बजाय पंचायत में हल कर लेते हैं। तो हदूद इसलिए मुकर्रर की है, यहाँ ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो इस तरह गवर्नर को भी सहूलत रहेगी, उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होगा, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। गवर्नर ने दबे लफ्ज़ों में वज़ीर आला से कहा, इस हदूद में कोई ब्रिटिश नहीं है, सब हिंदुस्तानी हैं। पहले डाक खाने में गोरे थे, अब कुछ अरसे से वो भी निकाल दिए गए। वज़ीर आला चौंक गए तो सरपंच ने कहा, गोरा सरकार की हुकूमत बरकरार रहे। गोरे तो हुक्मरान हैं, गरीब भी कुछ पड़े हैं तो डाक खाना संभाल रहे हैं, मगर कोई ब्रिटिश आता है तो हमें तो एतराज़ नहीं। वज़ीर आला मुतमईन होकर चले गए। मगर गवर्नर ने एक गोरा डाक खाने में रख दिया तो सरपंच ने सूरज को ख़त हनुमानगढ़ की बजाय बीकानेर से पोस्ट करने का हुक्म दिया। सूरज खत लिख देता, भाई बीकानेर से पोस्ट कर आते। बीकानेर जवाब आता, सूरज तक पहुंच जाता। मगर पंचायत ने कुछ महीने तक गोरे को हादसाती मौत मरवा दिया। इट्स अ मर्डर, सूरज बिगड़ कर बोला। सूरज, आवाज़ धीमी रखो, मत भूलो मैं तुम्हें मारने का इख्तियार रखता हूँ, सरपंच ज़ोर से बोला। तो सूरज ने बढ़कर उसके घुटने को हाथ लगाया। एक इंसान का कत्ल कई नस्लों का कत्ल है, वो धीमी आवाज़ से बोला। सूरज, तेरी बका के लिए तो मैं पूरी इंसानियत का कत्ल कर डालूंगी। एक तेरी बका सूरज बंसियों की ज़ात की बका है, तेरे पाए का दूसरा पूरे बरसगीर में कोई नहीं, पालन भी नहीं। पालन के नाम पर सूरज के चेहरे पर नरमी आ गई। कहाँ वो, कहाँ मैं, वो आकाश मैं धरती, ना सरपंच जी उनसे मेरा क्या मवाजना। सूरज कुछ याद से बोला, पालन के जिक्र पर आदत के खिलाफ नफ़ी कर दी ना। सरपंच मुस्कुरा कर बोले, मित्रों, जो हदूद चूना डालकर मुकर्रर की गई थी उनमें मस्जिद, डाक खाना, पंचायत और सारा खेतों का एरिया आता था। इस तरफ कभी कोई गोरा ना आया कि यहाँ कुत्ते बहुत होते थे। सूरज के रथ के साथ भी दो कुत्ते ऑल टाइम रहते। वो कुत्ते खेतों में भी सूरज के साथ रहते, उसके घोड़े के साथ दौड़ते रहते, मस्जिद के बाहर फासले पर बैठे रहते थे। सूरज के घर में पक्का खूबसूरत स्विमिंग पूल भी था जिसे ट्यूबवेल से भरा जाता। सूरज की फसल साल साल होती और हर सीज़न की सब्ज़ी और बेलों वाले फलों के भी खेत होते, जैसे खरबूजा, तरबूज। सूरज बहुत खूबसूरत, दराज कद, सफ़ेद शफाफ रंगत और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। और फिर पंचायत ने उसकी शादी का मुहूर्त निकाल दिया। तब सूरज टालता रहा। क्या मैं शादी टालने की वजह जान सकती हूँ? एक शाम रूपमती आहिस्ता से बोली। वडवीर कंवारा बैठा है, हया आवे मुझे, सूरज बताकर काम में लग रहा। सूरज उम्रा करने चला गया, वहाँ रो रो कर दुआ की। तो मित्रों, साल के अंदर अंदर पालन ने वडवीर और रूपमती की सगाई कर दी। वडवीर रूपमती से 25 साल बड़ा था। रूपमती के जोर देने पर सूरज ने भी जल्द शादी कर ली। बहन को घर बसाकर भाई विदा हुए कि अब वो बहन के घर रहते हुए हया करते थे। पार्वती पढ़ी लिखी, समझदार, नाजुक अंदाम दोशीज़ा थी, घर गृहस्थी संभाल लेती है। चंद माह बाद ही पंचायत ने सूरज को धर लिया, बच्चा ना होने की वजह। कमांडर पालन के 4 बच्चे हो गए। सरपंच ने कहा, मेरा कमांडर से क्या मुकाबला, सूरज बताकर वहाँ से खिसक लिया। 4 साल औलाद ना हुई तो एक शाम वो मगरिब पढ़कर खेतों की तरफ निकल गया। सूरज, इतना अरसा बच्चा ना होना मुझे पसंद नहीं है। रूपमती बोझल सी बोली कि वो जानती थी सूरज उसके
शादी ना होने की वजह से फिक्रमंद रहता है। जो तुम कहो रूप। सूरज मध्यम लहजे में बोला। रूपमती ने खामोशी से करवट बदल ली। सूरज उसकी पीठ देखता रहा। रूप मेरी जान, मेरा माल, मेरी हुर्मत तुम पर कुर्बान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैं तुम्हें सारा अपना लूँगा। तुम रोना मत, दिल बड़ा रखना। मैं हनुमानगढ़ फतह करूँगा और फातिहा बनकर तुम्हारे पास आऊँगा। सूरज, मैं तुम्हारी राह निहारती हूँ, कौल और करार ज़रूर निभाना। रूप आंसुओं में बोली, फिर जल्दी से आंसू पूंछ लिए कि सूरज उसे रोते हुए ना देख सकता था। मुख्तसर से कपड़े में लपेटे सूरज ने चंद साहतों के किशन को जाकर सरपंच के कदमों में डाल दिया। सरपंच ने फौरन उठाकर होंठों से लगाया। क्या है? उसने पूछा। लड़का है, सूरज ने बताया। मेरे मन में किशन नाम आता है, आप जो रख दें। ठीक है किशन बंसी, ठीक है। रूप नहीं निकाला, रूप निकले तो अंदाज़ा हो कि तुम ज़्यादा सुंदर हो के किशन। सरपंच ने फिर बदन का बोसा लेकर कहा। किशन बंसी 10 माह का हुआ कि युगल पैदा हो गए। किशन पौने 2 साल का हुआ कि डलनास आ गए। तो युगल डलनास माँ का दूध पीते तो साथ किशन भी चंद घूंट पी लेता कि उसका भी रज़ात का ज़माना था। वो खुद छोटा सा मगर दोनों भाइयों को संभालता कि सूरज ने बच्चे उसी की गोद में डाले कि पार्वती नहीं पालेगी, तुम पालोगे। जब से किशन पैदा हुआ सूरज की फिक्रें बढ़ गईं कि रज़ात से निकलते ही किशन की ज़बान की गिरह भी खुल गई और वो तरह तरह के सवाल करने लगा। चूने से सरपंच दादा ने हदूद क्यों बनाई है? हम बड़ी रोड पर क्यों नहीं जाते? हम ट्रेन में सफ़र क्यों नहीं करते? सूरज इसे समझाता, 90 तोले उसके सवालों के जवाब देता। किशन 2.5 साल का हुआ तो उसने एक दिन बाप से सवाल किया, बापूजी ये ब्रिटिश कौन है? सूरज चौंक गया। तुम्हें किसने कहा? सूरज ने पूछा। बापूजी आप रात भर मुझे पंखी थोड़ी झोलते हैं, रूप को झोलते हैं ना। आपकी निगाहें बार बार रूप का तवाफ करती हैं। क्यों? हम इंडियन आज़ाद मुल्क में सफ़ेद पाँव कौन रहते हैं? सूरज ने सीने में बेंच लिया कि वो जानता था कम सिन किशन की निगाहें उसकी निगाहों के ताक़ब में रहती थीं। और मित्रों, फिर सूरज ने अपने बेटे को सब कुछ बताया, उसकी रहनुमाई की और बताया कि गोरों की ग़ुलामी से निकलने के लिए हमें सबसे पहले अफरादी क़ुव्वत चाहिए। किशन ने पूछा, क्या हम बरसगीर से गोरों को निकाल देंगे? नहीं, बरसगीर से नहीं, सिर्फ हनुमानगढ़ से निकाल देंगे। हम हनुमानगढ़ फतह करेंगे और अपनी धाक गोरों पर बिठा देंगे। किशन बेहद ज़हीन था मगर सूरज ने इस तरह उसकी ट्रेनिंग की कि वो 4 साल में ही कुंदन बन गया। बेहद मंझा हुआ बच्चा था और फ़ौरन बात उचक लेता। सिर्फ मित्रों, किशन भाइयों का रक्षक था मगर हैरत अंगेज़ तौर पर किशन भाइयों का, वालिदैन का, पंचायत का, मस्जिद इंतज़ामिया और डाक खाने वालों का बेहद लाडला था और सब उसकी जैसे रक्षा करते थे, उसे घेरे में रखते थे, पास होते तो चूमते रहते। किशन मिजाज का मलाई था, गुस्सा उसकी फितरत में ना था। वो नरम मिजाज था मगर निरी जीभ था। किशन बोलता बहुत था, बिला तकान बोलता था। सूरज पहले ही कम गो था। जब से किशन ने बोलना शुरू किया सूरज सिर्फ कान ही बन के रह गया। किशन दिन भर बोलता रहता, सूरज का कान उसकी तरफ लगा रहता। वो मुनासिब जवाब सवाल बेटे से कर दिया करता। किशन दिन भर क्या बोलता रहता है? सरपंच ने सोए हुए सूरज के कान में सरगोशी की। यही बताता रहता है, दरख्त हैं, पहाड़ियाँ हैं, सूरज है, दिन रात है। अब बहरहिंद देखा है तो उसकी तशरीह करता है। रूपमती लेटी क्यों रहती है? चलती क्यों नहीं? काम क्यों नहीं करती? सूरज मुस्कुरा कर बताता था। तुमने अब इसका क्या सोचा है? हिफाज़ते में पहुंचा है, आगे तुम इसे क्या कराओगे? सूरज उठ बैठा। मेरी क्या औकात है जो मैं इसका सोचूं? वो खुद मेरा फैसला करता है। मैं ज़रा सा आर्यों की तरफ झुकाव दिखा दूं तो पार्वती फ़ौरन कहती है, किशन तुम बापू बदलने का इरादा तो नहीं रखते? सरपंच बहुत हंसे तो किशन क्या जवाब देता है? यही कि माँ आप देखती जाए, मेरा सब्र कहाँ जवाब देता है। बापू रिप्लेस हो जाएंगे। सूरज भी मोहब्बत से बोला। सरपंच हंसते उसके गले लग गए। सरपंच जी, सूरज ने बुलाया। जी करूँ, वो मोहब्बत से बोले। मैं जल्द किशन के कंवार उतरने को बैन कर दूंगा, वो बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? सरपंच हैरान हो गए। मैंने सोचकर फैसला किया है, किशन जवान होता है तो हम दोनों बाप बेटा हनुमानगढ़ फतह करेंगे। ये मेरा फैसला है। सूरज ठोस लहजे में बोला, मैं यूं गोरों से छुप कर अब जिंदगी नहीं गुजारूंगा। आँख खोली तो सुनता आ रहा हूँ, आबा व अजदाद भी गोरों से सामना करने से कतराते थे।
ہمارا کھا کر ہمارے اوپر ہی بھونکتے ہیں۔ میں بدیشی کا فاتح بن کر سواگت کروں گا، نہ کہ غلام بن کر۔ بڈویر لندن جیل میں ہے، میں صرف نگران ہوں، وارث کمانڈر پالن ہے، ورنہ میں اب تک روپکارن کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ اس کا بلکنا، اس کا بوجھل رہنا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ سورج تپنے لگا تھا، سرپنچ نے ساتھ لگا کر شانت کرایا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سورج نے محسوس کیا کشن کے 5 بھائی اس کی بیڑیاں بن گئے ہیں، کہ بھائی ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑتے، کھانا پینا بھولے رہتے۔ کشن منہ میں نوالے ڈالتا تو وہ عجلت میں نگل لیتے، کشن پر نگاہیں گاڑے رکھتے، اس کے ہونٹوں پر نگاہیں جمائے رکھتے کہ کب یہ ہمیں حکم دیں، سو جاؤ، کھانا کھا لو، ہنس دو ذرا۔